सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रैंकर्स पर। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री जो कि चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, ये दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद को हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट समरी को देखेंगे। तो आपको हर एग्ज़ाम जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और इत्यादि बोर्डों में ये आपका उपयोगी रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको रिक्वेस्ट है कि चैनल तक जरूर बने रहें। धन्यवाद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यूरोप क्या है, यूरोप एक महादेश है और राष्ट्रवाद क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति कैसे है। राष्ट्रवाद शब्द एक ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसको अंसट रेनन के द्वारा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, अंसट रेनन के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रवाद क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। राष्ट्रवाद क्या होता है, किसी भी विशेष भौगोलिक या संस्कृति सामाजिक में रहने वाले लोगों के बीच एक व्यापक की भावना है जो उनमें एकता को स्थापित करता है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। पुनर्जागरण काल यानी कि आधुनिक 1750 के बाद एक बहुत से विश्वों में आधुनिक जैसे आविष्कार जैसे हुए, उसके बाद से ही राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में होने लगा। यूरोप की राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति के बाद नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जी दोस्तों, यूरोप की जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास में फ्रांस की राजक्रांति भी होती है और नेपोलियन के आक्रमण जो है उसमें बहुत योगदान देता है इसमें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। आपको ये भी याद रखना है कि फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुई थी। जी दोस्तों, फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारे नेपोलियन बोनापार्ट। ये इनका जो योगदान रहता है फ्रांस की राजक्रांति के बाद और इनके आक्रमण जो होता है उसमें यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान होता था। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका जन्म जानते हैं। जी दोस्तों, 15 अगस्त 1769 को फ्रांस में होता है। जी दोस्तों, इनका जन्म फ्रांस में होता है। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को और मृत्यु 5 मई 1821 51 वर्ष की उम्र में हो गई थी। जो दोस्तों 5 मई 1821 में इनका राज तिलक। जी दोस्तों, राज तिलक इनका 2 दिसंबर 1804 को। जी दोस्तों, 2 दिसंबर 1804 को हुआ था। इनका जो राज तिलक हुआ था 2 दिसंबर 1804 को हुआ था। और इनके माता कौन है। जी दोस्तों, माता लेटिजा रोमिलिनो। जी दोस्तों, लेटिजा रोमिलिनो जो है इनकी माता है। और पिता कार्लो बोनापार्ट इनका उत्तराधिकारी लुई 18वां जो फ्रांस का एक राजा है। लुई 18वां जो फ्रांस में राजा हुआ करता था। लुई 14वां 16वां 18वां, तो इनका जो बाद का उत्तराधिकारी था लुई 18वां था। फ्रांस की लुई 18वां 15 दिसंबर 1840 को फ्रांस में इसको दफनाया गया था। जी दोस्तों, इसको इनकी मृत्यु 1821 में हुई थी, लेकिन इनको 15 दिसंबर 1840 को फिर से फ्रांस में दफनाया गया था। यूरोप में कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नए युग का संदेश पहुंचा। कह रहा है कि यूरोप में जो नेपोलियन का जो अभियान था उसने जीत का अभियान किया था कि सभी देशों में जीत अपना प्रभुत्व कायम कर रहे थे। तो उसका अभियान जो था, इस अभियान से नए युग का संदेश पहुंचा और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होता है और वो लोग नेपोलियन की तरह चाहते हैं कि नहीं, हमारा देश भी राष्ट्रवाद हो। नेपोलियन के जब पतन हो जाता है तो यूरोप की विजयी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुई। यानी कि 18 बता रहा है कि नेपोलियन की जब पतन हो जाती है तो उसके बाद जो यूरोप की विजयी शक्ति, जो यूरोप की सबसे विजयी शक्तियाँ जो थी ऑस्ट्रिया की राजधानी में एकत्र हुई थी 1815 में। जो दोस्तों 1815 में, ये भी आपको नोट करते चलना है कि 1815 में एकत्र हुए थे। सन 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी चांसलर मेटरनिक ने किया था। जी दोस्तों, मेटरनिक एक व्यक्ति हैं जो 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, जो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति ऑस्ट्रिया बन गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि यूरोप की नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना बन गई थी। और इसकी मेजबानी कौन करे थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक। तो यही है हमारे मेटरनिक। तो यही जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, इन्होंने ही यूरोप की सबसे विजयी शक्तियाँ बना ली थी ऑस्ट्रिया को। जी दोस्तों, ऑस्ट्रिया के। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म जी दोस्तों 15 मई 1773 को जर्मनी के काल्वेज शहर में होता है। इनका जन्म 15 मई 1773 के जर्मनी के काल्वेज में होता है। और इनका मृत्यु जी दोस्तों, इनका मृत्यु 11 जून 1869
1859 को वियना में होती है। जी दोस्तों, इनका मृत्यु जो होता है इनका 1869 में होता है। 1859 में, जो माफ़ करिएगा, 11 जून 1869 को वियना में होता है। और इनकी जो पत्नी है कालिस्ट्रेस जो इनकी पत्नी है, तो आपको ये पॉइंट आपको सबको याद रखना है। 15 मई 1773 को जर्मनी के काल्वेज में जन्म होता है। 11 जून 1859 को वियना में इनकी मृत्यु हो जाती है। और पत्नी जो है कालिस्ट्रेस है। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को मेटरनिक ने दे दिया था। जो मेटरनिक जो था यूरोप की विजयी शक्तियां बना लिया था। उसके बाद दो प्रदेश जैसे कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश जो है बुर्बो वंश के एक सम्राट हैं, जिनको फर्डिनेंड को मेटरनिक ने दे देता है। और जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहता है। उस समय जर्मनी में जो 39 रियासतें उस समय रहती है। और जुलाई 1830 में फ्रांस की राजक्रांति होती है, जिसमें जो फ्रांस की क्रांति होती है जो उसमें 1830 को होती है। आगे देखते हैं चार्ल्स दसम के शासनकाल में कुछ इतने परिवर्तन किए गए कि परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में एक बुर्बो वंश का सम्राट है जो चार्ल्स दसम है। जी दोस्तों, बुर्बो वंश का एक सम्राट है चार्ल्स दसम। इतना परिवर्तन करता है जो कि हित में नहीं है, जो फ्रांस के लोगों के लिए हित में नहीं है। इतना परिवर्तन करता है कि जो इस परिणाम किया जो 1830 की क्रांति के रूप में सामने है। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिज्ञावादी शासक, जो प्रतिज्ञा ले लेता था कि नहीं मैं ये करूंगा, देश में ये करूंगा, जो कि जनता के हित में नहीं था। वो ऐसा एक राजा था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता जनत्ववादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। फ्रांस में राष्ट्रीयता और जनत्ववादी जो बढ़ रही थी, राष्ट्रवाद की भावना जड़ रही थी, इसको दबाने का प्रयास किया था इन्होंने और दबाया भी था। एक ऐसा ये था कि इन्होंने राष्ट्रीयता जो था फ्रांस में जो उभर रही थी, राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी, इसको दबाने का कार्य भी किया था। और चार्ल्स दसम ने प्लेगनेक, जी दोस्तों, प्लेगनेक के विरोध में 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा गला घोटने का प्रयास किया। जी दोस्तों, एक चार्ल्स दसम जो प्लेगनेक जो इनको जो अपने जनता के हित में ले राष्ट्रवाद को भावनाओं को लेकर जुलाई की क्रांति कर रहे थे, 1830 की क्रांति कर रहे थे जुलाई 1830 में। तो इसको गला घोटने का, जी दोस्तों, 4 अध्यादेश दिया दो, इसको गला घोटने का प्रयास किया गया था। और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गिरु होता है। और इससे ही जुलाई 1830 की क्रांति करते। ये बहुत ही निरकुश एवं प्रतिज्ञावादी शासक था, जो भी कहता था वो भी करता था। लेकिन जो जनता के हित में नहीं है तो वो उसमें जनता तो उसको विरोध करेंगे ही। और इसके नेता कौन थे? चार्ल्स दसम के विरोध में प्लेगनेक। इसको ये क्या करता है कि 4 अध्यादेश द्वारा इसको गला घोटने का प्रयास करता है। और 28 जून को गृह युद्ध आरंभ हो जाता है एवं चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलट गए। कहना चाहता है लोग कि जैसे कि चार्ल्स दसम जो था, चार्ल्स दसम इतना जो निरंकुशवादी था, तो जनता ने उसका घोर प्रतिज्ञावादी विरोध किया और इसको अंततः राजगद्दी त्याग कर और इसको इंग्लैंड पलायन कर गया। और इस प्रकार बुर्बो वंश के शासन का अंत कर दिया। लोगों ने बुर्बो वंश को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर फ्रांस में 28 जून परिणाम स्वरूप और इसके परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश का अंत हो जाता है। और फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के फलस्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पहले वंश की गद्दी सौंपी जाती है। तो कैसा लगा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।